डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो ऋषि सुनक है यूके के प्राइम मिनिस्टर, अपनी बात करूँ जो एलन मस्क है टेस्ला के फाउंडर, उनका क्या कहना है टूवर्ड्स एआई। जो एआई है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्या रोल हो सकता है। फिर मैं बात करूँगी कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अंदर जो एक एजेंडा है कि कीपिंग नो वन बिहाइंड, तो ये जो एजेंडा है इसके अंदर कैसे इंडिया जो है वो एक्सेल कर रहा है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडिया की रैंकिंग है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छी खासी क्यों है, या फिर क्या रोल जो है इंडिया रोल प्ले कर रहा है इस अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड जो मेरे नए दोस्त इस एपिसोड के अंदर नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा जो डिस्कशन होता है वो मेनली होता है टूवर्ड्स जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं, साथ साथ जो करंट अफेयर्स है उन पर भी हमारा फोकस रहता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है टूवर्ड्स योर लाइफ। आपकी जो लाइफ है इसके अंदर आप डजंट मैटर आप कितनी भी एक्सेल कर रहे हो, आपकी जो एकेडमिक्स है उसके अंदर आप कितना भी परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, बट आपकी पर्सनैलिटी जो ओवरऑल ग्रोथ जो आती है आपकी वो टूवर्ड्स आपकी पर्सनैलिटी से ही आती है। बिकॉज हाउ यू ट्रीट अदर्स इज़ द मेन कॉज। या फिर मैं बात करूँ कि कैसे आप दूसरों के प्रति आपका जो बिहेवियर होता है वो कैसे एक आपकी पर्सनैलिटी की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, जिससे अगर आप अपनी लाइफ इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी योर चेंज इन योर पर्सनैलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड आज का जो कोट है, द ब्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी लाइज इन इट्स एवोल्यूशन। अभी आपकी आज जो पर्सनैलिटी है आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन का टाइम है, यहाँ पे हर दिन आपको एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है आप इसको रेगुलरली इवॉल्व करते रहें। और ये आप कैसे करेंगे? ये आप करेंगे थ्रू गेनिंग नॉलेज। आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है आप किसी भी एक फील्ड के अंदर आप, ऐसा नहीं है कि यार आप किसी एक फील्ड में नॉलेज गेन कर लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपली वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ माइंड। आप सिंपली जो वीडियोस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप रेगुलरली अगर देखेंगे तो आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है हर एक फील्ड का वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। साथ ही में जो ऑथर्स हैं यानी कि जो ये आर्टिकल्स लिखते हैं उनका तो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता ही हूँ, बट उसके साथ साथ में अपना पर्सपेक्टिव जो है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप जो है डिफरेंट फील्ड्स की जो है जब आप नॉलेज रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होगी। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे पर्सनैलिटी इवॉल्वमेंट जो है ये एक मेजर चीज़ है आज के टाइम पे, बिकॉज आपकी जो ब्यूटी है पर्सनैलिटी की वो लाई करती है एवोल्यूशन के अंदर। यानी अगर आप एक ही पर्सनैलिटी बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो दैट कुड बी बोरिंग फॉर यू एंड फॉर अदर्स एज वेल। तो ऐसे में आपको हर एक डिफरेंट फील्ड की जब नॉलेज होगी तो आप जो है हर एक फील्ड जो है उससे रिलेट कर पाएंगे, आप लोगों को जो है आप इन्वॉल्व कर पाएंगे अपने साथ टॉपिक में। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अमॉन्ग डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लेफ्ट बिहाइंड फील करेंगे, आप हर जगह पे एक इन्वॉल्वमेंट फील करेंगे, बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ ओवरऑल जो भी इस दुनिया में चल रहा है। इसकी अगर आपको नॉलेज होगी तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड आपके ऐसे में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आपको नॉलेज होती है डिफरेंट फील्ड्स की। तो यही मेरा कहना है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपको इवॉल्व करते रहना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो मैंने बता दिया आपको कैसे करनी है। सो या दैट इज़ द कोट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आएगा एंड मैं चाहूँगा कि आप इसे इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो यू विल फील चेंजेस इन योर लाइफ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आज का सवाल है आप सभी के लिए कि जब आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसका आपको स्टेट, बर्ड और एनिमल जो है उसका नाम बताना है। आई नो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में खासा पता नहीं होगा। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप इसके बारे में अवेयर है चीज़ों के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए आप इसके बारे में, देन अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में स्टिक ज़रूर कीजिएगा। और ना कि सिर्फ ये इसका आंसर मुझे देना है, बल्कि आप जो है आपका जो कोई भी सवाल हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, या आपको जो लगता है कि चेंजेस करने चाहिए सर इस सीरीज़ के अंदर, या आपको जो भी चीज़ें लगती है कि सर आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे सजेशन भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 15th of November एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदी न्यूज़ पेपर, वह है नॉर्मल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज डिजिटल जर्नी। बेग योर पार्डन। अभी अगर आपको मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी अप डाउन लग रही है या फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन फील हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हाल फिलहाल
आई एम नॉट दैट वेल, तो इसलिए मेरी आवाज़ जो है आपको सही नहीं आ रही होगी, बट डोंट वरी, आई एम ऑन माई मेडिसिन्स, मैं जल्द ही ठीक हो गए। एंड देन जो सही चीज़ है, या फिर मैं बात करूँ कि जो आवाज़ है उस पर जल्दी फोकस करके आपके साथ अच्छी आवाज़ के अंदर दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, बट टिल देन कंटिन्यू विद दिस। तो आज का जो पहला आर्टिकल है, द ओपन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया से डिजिटल जर्नी। अभी डिफरेंस आप सभी को पता है कि एक जो UPI पेमेंट्स है वो कितने ज़्यादा एक ईजी मोड ऑफ पेमेंट हो गया हर जगह पे। आप कहीं भी चल जाइए, आप रेस्टोरेंट में चल जाइए, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, या छोटी सी कोई अगर सब्जी की दुकान भी है, या फिर जो माला बेचने वाला भी है, तो उसके पास भी आपको एक UPI पेमेंट है वो मिल जाएगा। तो ये एक एक तरीके से एक डिजिटली चेंज देखने को मिला है हमने ऑल ओवर द इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज अभी G20 की मीटिंग हुई थी, तो इसके अंदर एक आई डोंट नो आप कितने लोगों को पता होगा कि एक जो जर्मनी के मिनिस्टर थे, ही बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर। तो उन्होंने क्या करा कि एक स्ट्रीट पे जो सब्जी बेचने वाला था उससे सब्जी ली, एंड ईजिली पेमेंट जो है विदाउट चेंजिंग द करेंसी, उनको ईजिली जो QR कोड स्कैन किया एंड देन ही मेड द पेमेंट। तो जब ऐसा कुछ होते हुए उन्होंने देखा तो ही वॉज शॉक्ड अबाउट कि कितना फ्लुएंट या फिर कितना सीमलेस पेमेंट जो है वो हो गया है इंडिया के अंदर। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे जो नॉर्वे है उनका एक जो उनका कहना है कि कैसे इंडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कैसे एक्सेल कर रहा है। तो 2030 के जो हम एम लेके चल रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अचीव करना है, तो मेंबर्स ऑफ द UN हैव कमिटेड टू द चैलेंजिंग प्रॉमिस ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड इन अचीविंग द SDGs. India has shown significant progress in this direction through its efforts to provide social protection to its vast diverse population using digital public infrastructure. अभी ये जो यूनाइटेड नेशंस का एक चैलेंज है, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे उन्होंने सोचा है कि वो जो एक लीविंग नो वन बिहाइंड का जो एक मोटो है SDGs के अंदर, यानी जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाएगा तो किसी को भी या कोई भी जो एक इंडिविजुअल है उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा इस चीज़ों को अचीव करने के अंदर, यानी सबको फ़ायदा दिया जाएगा। तो ऐसे के अंदर इंडिया का जो रोल है इसके अंदर तो वो था कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ किया गया है, एंड ये एक तरीके से स्टेप है टूवर्ड दिस। यानी कि इंडिया ने जो DPI जो इसको इतना वास्ट किया है, इतना सभी लोगों तक पहुँचाया इस चीज़ को, तो ये एक साइन है या फिर ये एक इशारा करता है इन सभी चीज़ों की ओर कि कैसे इंडिया जो है वो अग्रसर है टूवर्ड्स अचीविंग दैट SDGs as soon as possible. तो इंडियाज़ यूज़ ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियाज़ जर्नी टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी, डिजिटल आइडेंटिटी फॉर नियरली ऑल सिटीजन हैव प्रोवाइडेड एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, द डिजिटल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट सर्विसेज। अभी ये जितने भी इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, या फिर बात करूँ इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो आपकी डिजिटल IDs हो, यानी कि आप देखते हैं ना कि कैसे वो एक ऐप है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट ऐप, तो अगर उस ऐप के अंदर आपकी डिजिटल IDs स्टोर है, डिजीलॉकर, या आई गॉट द नेम, डिजीलॉकर जो ऐप है उसके अंदर आपकी वर्चुअल IDs जो है अगर आपको स्टोर कर रखी तो आपको फिजिकली वो IDs कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से, एंड वो जो वो जो डिजीलॉकर है वो सब जगह एक्सेप्टेबल है। अब किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए, या इंडिया के अंदर हर जगह वो एक्सेप्टेबल है। तो या फिर मैं बात करूँ कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, जैसे आप कहीं भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर पब्लिक डोमेन के अंदर रिलीज़ करी है, तो इनसे क्या हो रहा है कि सभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको अवेल करने के अंदर सभी लोगों को आसानी हो रही है। तो ये एक एक स्टेप फॉरवर्ड है टूवर्ड्स इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका, कि कैसे हर एक व्यक्ति को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, एंड किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो इस डेवलपमेंट फेज के अंदर पीछे रह रहा है। तो इतनी सारी सोशल सर्विसेज और डिजिटल इकोनॉमी की चीज़ें जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स की तरफ। यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो एक लेसन ले सकते हैं फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया ने कैसे सीमलेसली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है डिजिटली, कि हर चीज़ जो है वो लोगों के एक एट अ फिंगरप्रिंट या फिर बात को एट अ फिंगर टिप्स अवेलेबल हो सभी चीज़ें। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करो तो इंडिया ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडिंग अ कंसेंसस अमंग G20 कंट्रीज ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ DPI। अभी हुआ क्या है कि जब G20 की मीटिंग हुई थी दोस्तों, तो वहाँ पे इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल करना, तो दैट्स नॉट ईजी थिंग। तो ऐसे में जो इंडिया का DPI है वो उसने काफ़ी अच्छे से काम किया, एंड जो प्रोग्राम था उसको सीमलेसली एक कंडक्टर ने मदद करी। कॉमन फ्रेमवर्क डिफाइंस DPI एंड इट्स रोल
ड्राइविंग डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंटरेस्ट एंड कंपटीशन। अब ऐसी कुछ चीज़ जब होती है, यानी कि जो एक कॉमन फ्रेमवर्क जो DPI का था, ये जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो ऐसे में जो डेवलपमेंट है, इंक्लूसिविजन है या इनोवेशन जो है या ट्रस्ट कंपटीशन जो है, ये सभी एक सामने आती चीज़ें और कैसे लोगों को पता लगता है। यानी G20 जितने भी देश थे उन सभी को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे इंडिया जो है वो इन सभी, चाहे इनोवेशन हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कंपटीशन हो, इन सभी के अंदर एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है थ्रू द DPI। अब डिजिटल साउथ या साउथ कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो ओवर 97 मिलियन इंडिविजुअल जो है वेरियस कंट्रीज़ को उनको रिसीव किया गया था थ्रू डिजिटल IDs, जो कि बेंगलुरु की एक ओपन सोर्स ID सिस्टम था। उससे जो 97 मिलियन लोग हैं उनको एक डिजिटल ID प्रोवाइड की गई है। दिस exemplifies how countries in the global south are leading in shaping digital conversation aligned with the SDG agenda। अब ये जो SDG के एजेंडाज है, इसके अंदर जो डिजिटल कन्वर्सेशन है या फिर डिजिटल जो कन्वर्जन्स है, उनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर साउथ कंट्रीज जो है, या फिर बात करूँ जो डिजिटल साउथ चीज़ें हैं या फिर जितनी भी साउथ में कंट्रीज आती है, हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो उन सभी ने एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से एक रोल प्ले किया है, रोल अदा किया, जिसके अंदर वो डिजिटली जितनी भी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट किया है एंड जो चीज़ें हैं उनको डिजिटली कन्वर्ट करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं। एंड इसका एग्जांपल ये भी दिया गया है कि कैसे 97 मिलियन लोग जो है उनको एक डिजिटल या वर्चुअल ID जो है वो प्रोवाइड की गई थी थ्रू बेंगलोर MOSIP। अभी नॉर्वे का प्रोस्पेक्टिव इस चीज़ के अंदर क्या है कि नॉर्वे इज़ अ को फाउंडर ऑफ द डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस। अब DPGA जो है इसका एक को फाउंडर है नॉर्वे, एंड ये एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है इस DPG को भी। इट रिसेंटली प्लेस टू मेक नेशनल डिजिटल गुड्स अवेलेबल ग्लोबली विद इन 5 years। अभी ये जो DPGA प्रोग्राम है UN का, इसके अंदर नॉर्वे ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है एंड इन्होंने बात कही है कि कैसे ये हर एक देश को एक ऐसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार करना चाहिए जो अगले 5 सालों के अंदर, ताकि हर एक देश को उसका फ़ायदा मिल सके। अब DPI जो होती है वो उसको ऐसे समझिए कि एक कोई भी एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जिसके द्वारा जो ह्यूमैनिटी है उसकी मदद की जा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा ऐप है या फिर ऐसी कोई वेबसाइट है जो प्लांट्स की जो हेल्थ है उसके बारे में बताती हो, तो अगर ये एक DPI इस DPI की कैटेगरी में आएगा, या ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन तैयार की गई है जो सभी लोगों के काम आ सके, सभी देशों के काम आ सके, तो इस चीज़ को हम DPI बोलते हैं। तो नॉर्वे ने बात कही है कि अगले 5 सालों में ऐसे कुछ चीज़ें सभी देशों को बनानी चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी की ओर एक स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी लिया जा सके। इसका एग्जांपल DPG का देते हुए जो नॉर्वे की सरकार है उन्होंने कुछ ऑलरेडी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करी है, जैसे कि प्लांट हेल्थ को लेकर VIPS एक सिस्टम ऑलरेडी नॉर्वे ने तैयार कर दिया है। इसके अलावा वेदर सर्विसेज जो है उनको लेकर भी एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है नॉर्वे ने। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जो है और इंस्टेंसेस ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड एक्टिविटी। अब डिजिटल पब्लिक गुड्स जो है ये इन सभी का एक एग्जांपल ये सभी दे रखा है कि कैसे एक वेदर सर्विस जो है उसका लेकर ऐप बना सकते हैं, या फिर एक प्लांट हेल्थ को लेकर एक ऐप बना सकते हैं, या डिजिटल हेल्थ जो है उसको लेकर भी ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है नॉर्वे ने। तो ये सभी जो है डिजिटल पब्लिक गुड्स है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और नॉर्वे ने बात कही कि ऐसे ही कुछ और ऐप्स जो है फिर जो DPG है वो सभी देशों को अगले 5 सालों तैयार करने चाहिए ताकि जो ऑल ओवर जो ह्यूमैनिटी है उसको एक फ़ायदा मिले। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। अब इतने सारे फ़ायदे होने के साथ साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर बात करूँ कि कुछ चैलेंजेस के सामने। सबसे पहला तो फाइनेंसिंग सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी आर एसेंशियल कंसर्न्स इन द डिजिटल डोमेन। अभी जब इतनी सारी चीज़ें जब डिजिटली कन्वर्स होती है तो ऑब्वियसली मैं बात करूँ कि कैसे जो डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी ये तो अफेक्ट होती है, बिकॉज एज यू नो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन डोमेन में अवेलेबल रहेगी उतनी ही ज़्यादा खतरा है उन सभी का ब्रीच होना। तो बैलेंसिंग डिजिटल सोवरेनिटी विद एन ओपन फ्री एंड सिक्योर इंटरनेट वाइल्स इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल गुड्स रिमेन क्रूशियल। बेग योर पार्डन। अभी ओपन फ्री सिक्योर इंटरनेट देने के साथ साथ में इन सभी की जो एक डिजिटल DPG है इनको आसानी से सभी के साथ शेयर कर पाना एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है, जिन्हें बैलेंस कर पाना भी एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है सभी देशों के लिए। तो ऐसे में एक कुछ ऐसा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे जिसमें
सभी लोगों को ओपन या फ्री के अंदर ये सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा सके विदाउट ब्रीचिंग द डेटा। द नीड फॉर कोलैबोरेशन, ज़रूरत है कि एडवोकेट्स कोलैबोरेशन विद इंडिया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ DPGA इन द 50 in 5 कैंपेन। अभी नॉर्वे ने इंडिया के साथ 50 in 5 कैंपेन के साथ हाथ मिलाया है एंड कहा गया है कि कैसे इंडियाज ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल जर्नी एज अ मॉडल फॉर द अदर कंट्रीज टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड। अभी इंडिया का जो एक जर्नी है, यानी कि बताया ना कि कैसे UPI का शुरू होना या फिर डिजिटल IDs है, ये सभी चीज़ें जो है वो लोगों के हित में काम कर रही है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को नॉर्वे भी अपने देश में इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि इंडिया के साथ हाथ मिलाए ताकि ये चीज़ें सीख सके और जितना भी ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है इसके बीच में एक ब्रिज जो है इसको कम किया जा सके। इंश्योरिंग डिजिटल सॉवरेनिटी विद ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, कंट्रीज मस्ट नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस लाइक डेटा सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंट्रीज़ को जो है वो सब प्रोवाइड तो करना ही है इजीली, फ्री एंड एक्सेसिबल हो, बट उसके साथ साथ में जो एक चैलेंज है सॉवरेनिटी का और एक्सेसिबिलिटी का, वो भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। फ्यूचर बात को लेकर एम्फसाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड लेवरेजिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स टू इंश्योर ग्लोबल इंक्लूसिविटी एंड ओवरकम द डिजिटल डिवाइड। अभी इंडिया से जितने भी प्लान्स हैं ये सभी नॉर्वे सीखने की कोशिश कर रहा है, इन सभी चीज़ों को अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा ताकि जो डिजिटल डिवाइड उसको कम किया जा सके। सो ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। एंड दूसरा आर्टिकल है वो है द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड विदाउट वॉर। अब बात करूँ कि कैसे इलॉन मस्क और ऋषि सुनाक जो है उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग में ये कहा है कि जो AI जो है वो कैसे रिप्लेस कर सकती है ह्यूमंस को इन वर्क, या फिर बात करूँ कि AI जो है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी है उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है। अब एलन मस्क इन इंटरव्यू विद UK प्राइम मिनिस्टर सुनाक डिस्कस AI डिसरप्टिव पोटेंशियल एंड possibility of AI replacing all human labor leading to the world where work becomes optional। अभी जो AI को लेकर चीज़ें हैं वो इन दोनों ने डिस्कस करी है और बताया कि कैसे AI जो है रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन लेबर को और लीडिंग टू अ वर्ल्ड वेयर वर्क बिकम्स ऑप्शनल। अब लोगों के लिए वर्क करना जो है वो ऑप्शनल बन जाएगा आने वाले समय में, ऐसी कुछ बात बताई गई है इन दोनों के ही द्वारा। अब AI जो है वो जॉब क्रिएशन का भी काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि AI सिर्फ लोगों की जॉब ले ही लेगा, बट इसके साथ साथ में एक जो जॉब क्रिएशन है उसका काम भी करेगा, बिकॉज AI बनाने के लिए तो डेफिनेटली जो इंसान है वही लगेंगे। तो AI पोटेंशियली सब्स्टिट्यूटिंग सम जॉब्स इट जनरेट न्यू जॉब्स लाइक AI प्रोग्रामिंग। अब AI को प्रोग्राम करने के लिए तो इंसान की जरूरत पड़ेगी ही, तो ऐसे में AI सिर्फ जॉब लेगा ही नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइड करेगा भी। However, Musk vision suggests a future where AI becomes self-aware, capable of creating new tasks and maintaining itself। अब एलन मस्क का ये कहना है कि AI जो है वो सेल्फ अवेयर हो जाएगा आने वाले समय में, यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट की जाएगी जिसके द्वारा AI जो है वो अपने आप खुद ही मेंटेन करेगा, खुद ही न्यू टास्क जनरेट करेगा एंड खुद की जो एक सेल्फ अवेयरनेस है उसको क्रिएट करेगा। बट ये जो चीज़ है ये एक रियलिटी के अंदर पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई देती है। अब एलन मस्क ने तो ऐसे कह दिया है, बट जितने भी AI के जो क्रिएटर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ें हैं कि AI खुद जो है खुद को रिपेयर कर लेगा। अब केनीज एंड मार्क्स जो है, यानी कार्ल मार्क्स और जॉन केनीज, अब इनके कुछ व्यूज जो है वो भी सामने रखे हैं। बताया गया कि केनीज एनविजन रिड्यूस वर्किंग आवर्स टू ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब केनी का ये कहना है कि जो वर्किंग आवर्स है वो तो बिल्कुल कम होंगे ही, बिकॉज टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना है कि ह्यूमंस को जो पहले हम कहते हैं ना कि 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे वर्क करने की जरूरत पड़ती है, तो वो इतना ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, जो एक इन्वॉल्वमेंट में ह्यूमंस का किसी भी वर्क को करने में वो तो डेफिनेटली बना रहेगा, बट वर्किंग आवर्स जो है वो ज़रूर कम हो जाएंगे। अभी कार्ल मार्क्स से ये कहना है प्रोवाइडिंग मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ, हाईलाइटिंग इशू विद कैपिटलिज्म एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। अभी कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि ये जो चीज़ें है ना कि AI एलिमिनेट कर देगा लोगों को वर्क करने से, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिकॉज उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको एक जो मीनिंग है वो वर्क ही प्रोवाइड करता है। बिकॉज हर व्यक्ति को एक काम करने की ज़रूरत जो है वो पड़ती ही है। आप कितनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा AI टेक्नोलॉजी क्यों ना है, बट एक व्यक्ति का जो काम जो कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति का काम करने का जो तरीका है वो ह्यूमन टच जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एब्सेंट रहता है। अगर आप कितनी भी एक AI टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट क्यों ना कर दें, तो इन दोनों का ही एक सभी हुआ है एक तरीके से
ये जो उनका व्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे भी हैं, बिकॉज एज यू नो अगर AI के भरोसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी चलने लगी तो किसी भी लेवल पे जो है वो दुनिया पहुंच नहीं पाएगी, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ह्यूमंस का ही होना है। तो ऐसे में जब ह्यूमंस वर्क ही नहीं करेंगे, इकोनॉमी जनरेट ही नहीं होगी, तो जो ओवरऑल एडवांसमेंट है वर्ल्ड का वो कैसे हो पाएगा। इम्पैक्ट ऑफ AI एंड इकोनॉमी एंड वेलफेयर। It questions whether decreased working hours always lead to increased welfare, and critics marks perspective on finding meaning solely through work. अभी AI का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के अंदर उसको बताया गया कि कैसे जो डिक्रीज्ड वर्किंग आवर्स है ऑलवेज लीड टू इंक्रीज वेलफेयर, एंड टिक्स मार्क्स पर्सपेक्टिव। एंड अभी इस चीज़ को लेकर मैंने आप लोगों से पहले भी जो के नारायण है उनका भी कहना था कि कैसे इंडियंस जो है उनको लगभग 70 घंटे से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो ऐसे में अगर वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाहिए ना, कभी भी एक जो पोटेंशियल वर्क है वो सामने नहीं आता है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति के वर्किंग आवर्स कम कर देंगे, पहले कोई अगर 8 घंटे काम करता, अगर वो 6 घंटे काम करा, तो उसके जो एफिशिएंसी है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी ही, एंड उसका जो एक वर्क करने का तरीका है वो भी बेटर होता जाएगा। बिकॉज जितना ज़्यादा इंसान जो है, एक व्यक्ति किसी भी वर्क को लेकर जितना देर तक है उसके पीछे काम करता रहेगा तो उतना कम कंसंट्रेशन उसका बनेगा। अब ऐसे में ज़रूरत है कि कंटिन्यूसली काम ना करके अगर शिफ्ट में काम किया जाए, यानी कि 2 घंटे की शिफ्ट हो गई देन सम रेस्ट। ऐसे में क्या होता है कि इंसान का जो एक एक तरीके से जो फोकस है काम पे वो बना रहता है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वर्क के प्रति वो बढ़ती जाती है। अब कैपिटलिज्म का रोल है वो बताया गया कैसे वर्ल्ड विदाउट वर्क। अंडर कैपिटलिज्म एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज रिलाइज ऑन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम वर्क। वर्ल्ड विदाउट वर्क में लीड टू डिप्रेसिव फॉर दोस अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू करंट इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रक्चर। अभी कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म यानी कि जो जितने भी लोग एक तरीके से जितने भी मिलियनर्स हैं या बिलियनर्स हैं वो कैसे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, तो ये कैपिटलिज्म की कैटेगरी में आता है। तो बेग योर पार्डन। अब एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज जो है रिलाई करते हैं इनकम डिराइव्ड फ्रॉम वर्क। अब जितने भी ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा व्यक्ति किसी काम के अंदर इंडल्ज होंगे, तो उतना ही ज़्यादा एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा, एंड इतना ज़्यादा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे इस दुनिया के अंदर, उतना ज़्यादा एक बेसिक ह्यूमन नीड जो है उनको भी ज़्यादा कंप्लीट कर पाएंगे। जहाँ हम बात करते हैं पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, तो ये है किन के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इंसानों के लिए। तो अगर व्यक्ति ही किसी काम को या कोई इंसान किसी काम को करेगा नहीं तो SDGs का मतलब ही नहीं रहेगा। ये तो एक मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, यानी कि रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को, बट ओवरऑल भी हम अगर देखें तो अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान किसी काम को करेगा ही नहीं तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है ना उस व्यक्ति की या उसके परिवार की, तो वो कैसे संभव हो पाएगी अगर AI जो है वो रिप्लेस कर देगा सभी कामों को। अब कैपिटलिज्म लिमिटेशन इन मस्क विजन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर वर्क इज ऑप्शनल कॉन्ट्राडिक्ट्स मॉडर्न डे कैपिटलिज्म वेयर इंडिविजुअल्स मस्ट सी वर्क फॉर सर्वाइवल नॉट परमानेंट फुलफिलमेंट। अभी आने वाले समय में जो एलन मस्क है उनका ये कहना है कि आने वाले समय के इंडिविजुअल्स जो हैं वो वर्क को सिर्फ सर्वाइवल के लिए देखेंगे, ना कि इसे पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए। बिकॉज उनका ये कहना है कि आने वाले समय के अंदर AI रिप्लेस कर देगा सभी इंसानों को। तो जब ऐसे में इंसानों को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो सबसे बेसिक ह्यूमन नीड उस समय यही रह जाएगी कि व्यक्ति जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है यानी कि खाना और रहना, सिर्फ उसके लिए ही काम कर पाएगा, ना कि जो बाकी चीज़ें हैं। यानी कि बाकी चीज़ें होती है ना कि आप कोई भी जब आप एक्स्ट्रा कमाई करते हैं तो ये आप उस लेवल पे आपकी इनकम होती है कि आप सभी चीज़ें जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे कार हो चाहे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। बट जब AI रिप्लेस कर देगा सभी इंसानों को तो सिर्फ इंसान जो है वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए ही काम कर पाएगा। इमेजिनिंग अ वर्ल्ड without work under different institution. The article contemplates an economy where AI generated surplus supports individual basic needs without relying on wage labor, promoting questions about resource distribution and institution challenges need for such a world. अब ऐसे में एक ऐसे वर्ल्ड की परिकल्पना करना कि जहाँ पे व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, AI जो है वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं हर जगह पे। तो आप एक बार सोच के देखिए कि कैसी ये चीज़ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को। नॉट जस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बट जो इंसान यहाँ पे रह रहे हैं उनको कैसे इफेक्ट करेगी। बिकॉज ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना कि इकोनॉमी की या वर्क की,
तो हमें ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो काम क्यों करता है, अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी कंट्री ग्रोथ के लिए या अपने परिवार के लिए। तो ऐसे में जब व्यक्ति काम करेगा ही नहीं तो सिर्फ उनके लिए चीज़ें बनेगी। यानी कि मान लीजिए AI ने कोई चीज़ बना दी, अब उसको खरीदने के लिए इंसानों को पैसा चाहिए। अभी इंसानों के पास उस समय पर जब इतना ज़्यादा कोई कैपिटल रहेगा ही नहीं है, कोई रिसोर्स रहेगा ही नहीं कि चीज़ें खरीद पाए, तो वो चीज़ें बनाई गई है वो किस काम की है। तो ऐसे में ऐसे वर्ल्ड की परिकल्पना करना या ऐसे दुनिया की परिकल्पना करना जहाँ पे सिर्फ AI ही काम कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल एंड दैट इज़ नॉट व्हाट ऑल ह्यूमंस नीड या वांट। तो challenges in transitioning to a new economic model. The article questions society's willingness to adopt new institutional arrangements that differ from the current capitalism system, especially considering rising inequality and the powerful billionaire class. अभी ऐसे में जो सोसाइटी है क्या वो तैयार है इन सभी चीज़ों के लिए? द आंसर इज़ नो, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि बिकॉज AI जो है वो कितना भी काम कर ले, कितना ही एफिशिएंटली, कितना ही फास्ट काम कर ले, जब तक वो काम जो है किसी इंसान के किसी व्यक्ति के वो या किसी समाज के काम में नहीं आता है वो चीज़ या वो प्रोडक्ट जो AI ने बनाया है, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा ओवरऑल भी। And speculative nature of the scenario where AI dominate the article emphasizes the need to understand challenges posed by technology disruption with the context of existing economic institution. अब वही जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही लोअर ग्रेड पे होगी अगर AI डोमिनेट करने लगा चीज़ों को। तो अब कंक्लूजन जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज अबाउट एन AI डोमिनेटेड फ्यूचर, द आर्टिकल स्ट्रेसेस the significance of understanding and addressing the potential challenges posed by technological innovations within the context of prevailing economic institution. तो वही मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ कि AI डोमिनेट फ्यूचर जो है वो कोई भी इंसान देखना नहीं चाहेगा। इन जो जितनी भी चीज़ें हैं, बिकॉज वर्क, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो ये दुनिया भी इवॉल्व नहीं होगी जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि AI को यस यूज़ किया जाए, बट एट सेफ लेवल पे है वो चीज़ें कोई ज़्यादा आगे ना जाए ह्यूमन कंट्रोल के। तो इसी में सभी की बुराई है ना कि एलन मस्क ऐसा कहना है कि AI डोमिनेट करेगा आने वाली दुनिया को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सभी इंसानों की एक जो कहते हैं डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू हेडलाइंस। आज की कुछ हेडलाइंस करंट अफेयर्स चेक कर लेते हैं। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो अटेंड करेंगे डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जकार्ता के, जो कि अभी के अंदर शुरू हो गई है। साथ ही के अंदर अयोध्या के अंदर अभी दिवाली मनाई गई, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है बाय लाइटिंग द 22.23 लाख अर्थन लैम्प्स, यानी दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है अयोध्या के अंदर। साथ ही के अंदर रिसर्चर्स हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड न्यू स्पीशीज ऑफ गेको इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन मिजोरम। मिजोरम के अंदर हाल ही में एक नई जो प्रजाति होती है गेको की वो फाइंड की गई है। गेको मतलब होता है वाइल्ड लिजर्ड जिसे हम कहते हैं। तो उसकी एक नई स्पीशीज फाइंड हुई है मिजोरम के अंदर। कैरिबियन आइलैंड डोमिनिका इज मेकिंग हिस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेडिकेटिंग टू सेफगार्डिंग द एंडेंजर्ड स्पर्म व्हेल। तो कैरिबियन आइलैंड है डोमिनिका, उसने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो तैयार किया है एंडेंजर्ड स्पर्म वेल के लिए। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई। आई नो कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो डिस्कशन थोड़ा स्लो रहा है, बट आप चीज़ों को समझने के लिए जो स्पीड है वीडियो की वो 1.5x भी कर सकते हैं। सो या अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप, कमेंट कर दीजिए अपने आंसर को। आपका कोई भी सवाल है, सजेशन है तो उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इट्स ओपन टू यू ऑल। शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू बी मोर अवेयर एंड वुड बी मोर प्रिसाइज इन योर डिसीजन मेकिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन। आई नो कि 2-3 दिनों से वीडियो जो है वो लेट आ रही है, बट पार्डन मी फॉर दैट। मंडे से चीज़ें जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएगी। So yeah, that's it. This is Rupen Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.